Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Union Minister of Chemicals and Health and Family Welfare, Government of India inaugurated the new Nipah facility at an event in Nipah, Hyderabad. He addressed in gathering. Listen in. आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सत्यनारायण जी, आपकी नागपुर के डायरेक्टर शशिवाला सिंह जी, सभी उपस्थित स्टूडेंट भाइयों एवं बहनों, अब यहाँ आपका नया परिसर होना है और उसके लिए प्रेजेंटेशन हुआ। आप सब लोगों ने बहुत खुशी से तालियां बजा के स्वागत किया। ये बनेगा तब आप होंगे नहीं होंगे, लेकिन बन के रहेंगे तो आप एलुमनाई के रूप में अपने इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको याद रहेगा कि एक बार हमारे कार्यक्रम में मंत्री जी आए थे और उन्होंने उस दिन ये परिसर निर्माण का संकल्प हमारे सामने रखा था। और दोस्तों, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जाते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाए, हम कहाँ भी पहुंच जाए, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में हमने एजुकेशन लिया हो, इंस्टीट्यूट हमारे लिए हमेशा याद के लिए हमारे जीवन में अपना स्थान ले लेती है। और जब आप कितने भी बड़े हो जाए, कहाँ भी पहुंच जाए, लेकिन जब आप ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं जैसा मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, तो मुझे भी मेरी कॉलेज लाइफ याद आ जाती है। क्योंकि एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारी पढ़ाई भी चालू होती है और जब हम पढ़ते पढ़ते कई सपने देखते हैं, हमारा ड्रीम बनता है कि हम आगे जाके ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये सब जब हम ड्रीम पढ़ते पढ़ते देखते हैं, उसको साकार करने के लिए हम यही एज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे समय में नाइपर के स्टूडेंट हो जिस समय में देश बदल रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। वो कैसे नया भारत? जिस नए भारत में आपका सपने को साकार होना है। आज जो ड्रीम लेके आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके ड्रीम के लिए, आपके विचार के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए एज ए गवर्नमेंट, एज ए सरकार, हम केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला के अपना दायित्व पूरा नहीं करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारा देश की न्यू जनरेशन है, उसका भविष्य कैसे उज्जवल हो, वो आज देखे हुए सपने कैसे साकार कर सके। और इतना ही नहीं कि आज तक यही ट्रेडिशन चली आई थी कि अभी हमें हमारे स्वप्न को साकार करना है तो हमें दुनिया में कोई न कोई कंट्री में जाना होगा, डेवलप्ड कंट्री में जाना होगा, वहां ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये विचार से हम स्टडी करते थे। लेकिन दोस्तों, समय बदला है। ये नया भारत ऐसा होगा जिसमें आपने जो स्वप्न देखा है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन होनी है। कई ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके फार्मा सेक्टर की बात करूं तो यहां आप लोगों ने एपीआई के लिए काम करना चालू किया है। आज देश 33,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन 35,000 करोड़ का एपीआई बल्क ड्रग हम इंपोर्ट करते हैं।
कल पार्लियामेंट में एक ऑनरेबल एमपी साहब ने क्वेश्चंस पूछा था, तो मैं उसको जवाब दे रहा था कि आज हम 35,000 करोड़ का एपीआई इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप जैसे युवा लोगों को ये 35 करोड़ को जीरो करना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये प्रोडक्शन देश में ही हो, उसके लिए हमने अथाक प्रयास करना शुरू किया है। देश स्वाभिमान से जिए, देश के हर नागरिक सम्मान के साथ आगे बढ़ सके, आपको आपके स्वप्न को साकार करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए फार्मा सेक्टर ही आपके लिए तो काफी है। दोस्तों आज आपने देखा होगा देश में और दुनिया में हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। 12-13 हजार फार्मा इंडस्ट्रीज है जो फॉर्मुलेशन के आधार पर मेडिसिन बनाती है और दुनिया में एक्सपोर्ट करती है, और कई एपीआई भी इंडिया में बनता है। हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम कोई दुनिया के देश के पर निर्भर होना नहीं चाहते हैं। क्या करना चाहिए? देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च की अपॉर्चुनिटी यहां ही मिले, देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च की फैसिलिटी डेवलप हो, उसके लिए रिसर्च पॉलिसी का काम करना हो, हमने किया है। फार्मा क्लस्टर को डेवलप करने के लिए वहां ही फार्मा इंडस्ट्रीज को ही अपने क्लस्टर में ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। सरकार ने उसको मदद किया है, और मैं उससे आगे बढ़ के ये दिशा में भी हम आगे बढ़ने लगे हैं। जो यूनिवर्सल प्रैक्टिस क्या है, दुनिया की प्रैक्टिस क्या है? रिसर्च केवल सरकार ही करेगी क्या? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में कोई संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिसर्चर को, रिसर्च करने वाले लोगों को, हमारे फैकल्टीज हो या हमारे स्टूडेंट हो, उसको अपने किए हुए रिसर्च को, पेटेंट को कॉमर्शलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों हम बहुत कॉम्पैक्ट रहे सालों तक, बहुत वर्षों तक हमने बहुत लॉस किया है। हम चाहते हैं कि यहां पढ़ने वाले मेरे को स्टूडेंट, उसको रिसर्च में रुचि हो, वो रिसर्च करे। यहां फैकल्टीज जो मेहनत करती है वो रुचि से कोई रिसर्च करे, पेटेंट कराए। ये रिसर्च को कॉमर्शलाइज होने के अवसर पर क्या उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या? दोस्तों हम ये ओपन कर रहे हैं। रिसर्च आप करो, गवर्नमेंट सेक्टर भी रिसर्च करे, पेटेंट ले, कॉमर्शलाइज करे, और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करे, तो उसको रिसर्च करने वाले लोगों को भी इंसेंटिव और पार्टनरशिप मिले। इस दिशा में हमने पॉलिसी को ओपन किया है। केवल रिसर्च, हमारी नाइपर इंस्टीट्यूट है, तो हम कोई प्राइवेट लोगों को यहां घुसने ही नहीं देंगे। जो हमारे बाहर नॉलेज है, ये नॉलेज को यहां आने ही नहीं देंगे। हमसे अच्छा नॉलेज बाहर है, तो क्या मेरे स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए? मेरी फैकल्टीज को नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों आज सुबह में मैंने वन हेल्थ, एक एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया। उस वक्त मैंने अनाउंसमेंट किया है कि रिसर्च को हम ओपन करना चाहते हैं। मेरे स्टूडेंट यहां से उसको लगे कि प्राइवेट सेक्टर में यहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे नाइपर से भी बेस्ट व्यवस्था वहां है, और हमारे यहां इतनी है उससे आगे की वहां है, तो वहां जाके भी वो रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने डोर ओपन किया है, ताकि देश रिसर्च सेक्टर में आगे बढ़ सके। और रिसर्च, आवश्यकता में से रिसर्च पैदा होता है। दोस्तों दुनिया का मॉडल हमने बहुत देख लिया, और दुनिया का मॉडल पे हम चलते रहे, ये समय नहीं रहा है। मैं दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बार बार जाने का मुझे अवसर मिलता है। दोस्तों दुनिया आज हिंदुस्तान के प्रति एक अलग दृष्टि से देख रही है, इंडिया की ताकत को रिकॉग्नाइज कर रही है,
और मैं मानता हूं ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। आज भी आप नासा में जाओ, 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन है। दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। क्यों वो दुनिया में गए और वहां हमारी टैलेंट का यूज करके, वहां रिसर्च करके, पेटेंट करके, और ये पेटेंट से प्रोडक्शन हुआ माल सामान आज वो इंडिया में डंप करते हैं, या तो इंडिया उसका बाजार बनता है। जी नहीं, नए भारत में हम ये नहीं होने देना चाहते। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और मोदी जी ने अनुसंधान जोड़ा है। अनुसंधान के आधार पर देश में ही रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले। रिसर्च करने के बाद स्टार्टअप, स्टैंड अप के माध्यम से हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो और यहां ही वो अपना बिजनेस चलाए, कारोबार करे, यहां ही उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। इस दिशा में हमने काम करना चालू किया है। और दोस्तों, जब भरोसा करता है ना, जिस व्यक्ति में कुछ है, आपने पहचान लिया कि देश में कुछ है, हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने पहचान लिया कि हमारी क्षमता है। लेकिन सवाल केवल इतना ही है कि हमें दुनिया के सामने देख के बैठना नहीं है। जो दुनिया के सामने देख के हम बैठे होते ना, तो देश में वैक्सीन का रिसर्च नहीं हुआ होता और कोविड में शायद क्या हमारी हालत हुई होती। मैं एक घटना का साक्षी हूं। जब देश में कोविड आया और देश के साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी, मैं भी ये मीटिंग में था। और मोदी जी जब हमारे साइंटिस्ट के साथ बात करते थे, तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब, उसका आखिरी सॉल्यूशन तो वैक्सीन ही है। तब मोदी जी ने कहा था कि क्या हम वैक्सीन बना सकते हैं? तब हमारे एक साइंटिस्ट ने बोला था कि साहब, हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमारा रूल्स, रेगुलेशन और कानून ऐसा है कि आज हम वैक्सीन का रिसर्च प्रारंभ करेंगे और डेटा क्रिएट करना चालू करेंगे तो हमारी प्रोसीजर ही ऐसी है कि मिनिमम 4.5 साल लग जाएगा। 4.5 साल के बाद देश को वैक्सीन मिल पाएगा। और ऐसी स्थिति में मोदी जी ने कहा था कि कानूनी तौर पर जो रिफॉर्म करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे, आप आगे बढ़िए। और दोस्तों, हिंदुस्तान ने आगे बढ़ना शुरू किया, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने आगे बढ़ना चालू किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 दिसंबर 2020 में विश्व में पहला कोविड वैक्सीन का डोज लगा। उसके बराबर 29 डे के बाद हिंदुस्तान में इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन का डोज लगना चालू हो गया। दोस्तों, ये हमारे देश के युवाओं की टैलेंट की ताकत है। और तब जाके जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे साथ मीटिंग करती थी कि हम आपको 2021 दिसंबर में वैक्सीन देंगे, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो, तो उस वक्त मैं बोलता था उसके साथ, क्योंकि यहां रिसर्च चल रहा था। उसको ऐसा था कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट लोग नहीं रिसर्च कर पाएंगे, और वो लोग कहते थे $30 का एक डोज, आपको कितना डोज चाहिए? अभी से हम देंगे 13 दिसंबर 2021, यानी कि आज से 1 साल पहले हम आपको वैक्सीन देंगे, आप हमारा से एमओयू करिए। तब मैं उसके साथ बात करता था, चलो देखते हैं, प्राइस थोड़ी सी कम करो, चलो हम देखते हैं, आपके साथ बात करते कितना डोज कितने समय में देंगे। और अंत में जब सितंबर में फॉरेन कंपनी के लोग मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा कि आपका $13 का डोज मुझे नहीं चाहिए, $3 का आपको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास एक्सेस है। दोस्तों, आप जैसे युवा साइंटिस्ट लोगों की टैलेंट का परिणाम है। इतना ही नहीं,
लेकिन दुनिया में आज जब आप लोग यहां से एजुकेशन लेके बाहर जाएंगे, तब आप दुनिया को कहेंगे, दुनिया आपकी डिमांड करेंगे कि आइए हमारे यहां, हमें आपकी जरूरत है। तब आप उसको कहेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, हम दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं। मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट की शाख दुनिया में बड़ी है। भारतीय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट, इंडियन फार्मासिस्ट, दुनिया में उसकी शाख बड़ी है। इंडिविजुअल इंडियन कंट्रीज एज ए कंट्री, जब विश्व में कोविड क्राइसिस चल रहा था, मैंने दुनिया को, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ना, और डेवलप्ड कंट्री की स्थिति मैंने देखी है, तब हमें अंदाज लगता है कि हमारी क्षमता क्या है और हम क्या कर सकते हैं। जब लॉकडाउन था, दुनिया में लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा था, और इंडिया में भी लॉकडाउन था, यहां एजिटेशन नहीं था। दुनिया में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, इंडिया में डॉक्टर, नर्सिस, सब लोग रात दिन मेहनत करके अपने जीवन स्वयं को जोखिम में डाल के भी देश की सेवा कर रहे थे। और उस वक्त डेवलप्ड कंट्री के पास मेडिसिन नहीं थी। एक जर्मन हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, आप हमें एजिथ्रोमाइसिन दीजिए। कई दिनों से हमारे देश में एजिथ्रोमाइसिन नहीं है। इटली ने कहा हमारे पास मेडिसिन नहीं है, कृपया करके भेजिए। 19 डेज तक एक कंट्री के पास मेडिसिन नहीं थी कोविड की, एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी। ऐसी स्थिति में जर्मन हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि हम आपको वेंटिलेटर देंगे, आप हमें एजिथ्रोमाइसिन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दीजिए। तब मैंने कहा था कि हमें भी वेंटिलेटर की जरूरत है, आपके पास है तो हमें अवश्य दीजिए, लेकिन हमारी शर्त नहीं है, आप प्लेन भेजिए, हम आपको एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। एक क्रूशियल स्थिति में डेली हमारा एयरपोर्ट तो बंद था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, लेकिन डेली 6 से 7 प्लेन इंडिया में लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए। 150 कंट्री में हिंदुस्तान ने मेडिसिन भेजी। 67 कंट्री से कंट्री हेड ने मोदी जी को कॉल करके, किसी ने ट्वीट करके थैंक यू इंडिया कहा। ये क्यों कहा? दोस्तों, हिंदुस्तान यहां हमारे लिए हेल्थ कॉमर्स नहीं है, हेल्थ बिजनेस नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और ये वाक्य को चरितार्थ हमने करके दिखाया। हमने उस वक्त कई कंट्री से हमने भी पीपीई किट मंगाई थी, शुरुआत में हमारे पास नहीं बन रही थी, कई एडजेंट मंगवाए थे, लेकिन हमें वापस भेजना पड़ा, क्वालिटी ठीक नहीं थी इसलिए। लेकिन हमारी ये ताकत है, दुनिया आज हमारी सराहना कर रही है। महंगा है तो भी आज इंडिया से ही प्रोक्योर करना है, क्योंकि हम दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। हम इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हमने कोविड क्राइसिस में एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में बिहेवियर किया। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई किया, लेकिन प्राइस हाइक नहीं किया, प्राइस बढ़ाया नहीं। हम चाहते तो दुनिया को तो जरूरत थी, और हम जितना प्राइस कहे इतना प्राइस है वो लेने वाले थे, लेकिन इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया। दूसरा, 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री से शिकायत नहीं आई कि इंडिया की XYZ कंपनी ने हमारी कंट्री में पुरियस मेडिसिन सप्लाई की। ऐसा नहीं हुआ। उसका नतीजा यह निकला, कोविड क्राइसिस के बाद इंडिया की ताकत बढ़ गई। आज दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक है, और हमारा एक्सपोर्ट भी फार्मा सेक्टर में बढ़ा, हमारी कंपनियों की वर्थ भी, नेटवर्थ भी बढ़ा। और आने वाले दिनों में दोस्तों,
हम आत्मनिर्भर भारत के तहत एपीआई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटी है। एज ए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहे तो भी, जॉब करना चाहे तो भी, रिसर्च करना चाहे तो भी अपॉर्चुनिटी इसलिए है आज देश में। हमने तय किया उस वक्त जब देश लॉकडाउन में था, तो एज ए गवर्नमेंट के रूप में हम लोग रात दिन काम करते थे। कौन सा ऐसा एपीआई है जिस एपीआई पर हमें विदेश पर डिपेंडेंट रहना पड़ता हो? हमने ऐसे 53 एपीआई को आइडेंटिफाई किया था, और ऐसे 53 एपीआई को आइडेंटिफाई करके हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का इंप्लीमेंटेशन किया। फर्स्ट फेज में 14,000 करोड़ रुपीस हमने देने के लिए तय किया। क्यों? एक क्रिटिकल एपीआई इंडिया में ही बने। लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बनने का रीजन यह है, ये देश में नहीं बनाने की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया के पास बल्क में प्रोडक्शन करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में डंप करते थे। तो क्या वायबिलिटी गैप है? तो हमारी इंडस्ट्रीज ने बताया कि एक्स एपीआई उसमें 20% है, वाई एपीआई में 10% है। जितने परसेंट वायबिलिटी गैप था, सरकार ने तय किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम वायबिलिटी गैप फंडिंग इंडस्ट्रीज को दे देंगे। दोस्तों, आज 41 एपीआई इंडिया में बनना चालू हो गया है, और उसके लिए हमने तय किया कि देश में 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क बनाएंगे। एक आपके यहां भी आंध्र प्रदेश में वाइजैक में बन रहा है। 1,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार इन्वेस्ट करेगी। 200-300 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, और ये इन्वेस्टमेंट के आधार पर वहां कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। और कॉमन रिक्वायरमेंट बल्क ड्रग पार्क में क्या चाहिए कि कॉमन लेबोरेटरी चाहिए, इम्प्लुएंट प्लांट चाहिए, जो भी चीज चाहिए, ये कॉमन फैसिलिटी सारी खड़ी कर देंगे, और बल्क ड्रग के लिए इंडस्ट्रीज वहां आएगी। आपके लिए जॉब की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। सारी दुनिया को, मैं लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दाओस में गया था, भारत का डेलीगेशन लेके। दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज मेरे साथ मीटिंग कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्स कंट्री में है, हमारा इन्वेस्टमेंट चाइना में है, लेकिन हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कोई डेस्टिनेशन हो, उसका नाम हिंदुस्तान होगा दोस्तों, इंडिया होगा। और उसके लिए रीजन है, हमारा देश में स्किल मैन पावर है, हमारे देश में टैलेंट है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, पारदर्शक डेमोक्रेसी, और हमारी जुडिशरी की सिस्टम, हमारे यहां ऐसा नहीं होता है कि फॉरेन कंपनी है और हमारे जुडिशरी में कोई केस हुआ तो ऐसा नहीं कहेंगे कि फॉरेन कंपनीज है इसलिए हम उसके खिलाफ जजमेंट देंगे। जी नहीं, और जुडिशरी गिविंग जस्टिस ऑन बेस ऑफ मेरिट, वो मेरिट के आधार पर जस्टिस करती है। इसलिए दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक स्वयं ही बहुत बड़ा मार्केट है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। और दोस्तों, ये ताकत कम नहीं है। मैं G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था, तो उस वक्त कोविड चल रहा था। G20 में डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा है, तो उसका एक प्रेजेंटेशन वो कर रहे थे, उसके हेल्थ मिनिस्टर। तो उन्होंने एक कंट्री खड़ा हुआ और उसका हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि हमने 6 महीने में हमारी कंट्री में फर्स्ट डोज, उस वक्त फर्स्ट डोज चल रहा था, तो फर्स्ट डोज 70% कर दिया 6 महीने में, तालियां बजी। उसका पॉपुलेशन था 50 लाख। दूसरी कंट्री खड़ी हुई,
उन्होंने कहा कि हमने 80% कर दिया और 9 महीने में कर दिया, तो उसका पॉपुलेशन था 75 lakhs। ऐसे 3 कंट्री करने के बाद इंडिया की बारी आई, तो मैंने कहा कि आप 4 कंट्री ने जो वैक्सीनेशन किया है ना 6 महीने, 5 महीने, 9 महीने में, उससे ज़्यादा 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ डोज हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में कर दिया। उसके लिए आश्चर्य यह था, मेरा कहने के बाद हम लंच पर बैठे तो सभी हेल्थ मिनिस्टर मेरे से बात कर रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि मंत्री जी कोई एक फिगर बोल 2.5 होगा कि 25 मिलियन होगा। तो मैंने कहा नॉट 2.5, 25 मिलियन डोज एडमिनिस्टर सिंगल डेज। उसके लिए आश्चर्य था कि क्या यह हो सकता है, उसके लिए हो सकता है ऐसा क्वेश्चन था, हमारे लिए संभव था। आपने देखा होगा हमारी ताकत, इंडिया की ताकत, इतना वैक्सीनेशन ड्राइव चली। आज 250 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुआ। जिस दिन डेली 1 करोड़ से एबव डोज एडमिनिस्टर होते थे, उस दिन भी आप लोगों ने कभी ये मैसेज नहीं देखा होगा, पर डे 1.25 लाख सेशन लगते थे। 1.25 लाख सेशन पर डे सिंगल डे में लगते थे। 1 करोड़ से एबव 11 डेज ऐसे थे कि 1 करोड़ से एबव वैक्सीनेशन हुआ हो। लेकिन कभी आपने सुना कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, वैक्सीन नहीं था तो हम वापस आए? आपने कभी ऐसा अनुभव हुआ कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए लेकिन वैक्सीन तो था, वैक्सीनेटर नहीं थे, तो वैक्सीन नहीं हो पाया? जी नहीं। आपने ऐसा भी कभी नहीं सुना होगा कि वैक्सीनेटर भी थे, वैक्सीन थे, लेकिन सिरिंज नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? कभी नहीं सुना होगा। आपने यह भी नहीं सुना होगा कि भाई सिरिंज थी, वैक्सीनेटर थे, वैक्सीन थे, लेकिन निडल की कमी हो गई थी, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। इंडिया में टैलेंट के साथ बेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है, और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिल गेट्स मुझे मिला। तो मिलने के बाद वो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है और हेल्थ सेक्टर में उसका सारी विश्व में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे मिलने के साथ ही उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन टू इंडिया, यू हैव डन बेस्ट कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। आपने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, इसलिए मैं इंडिया को अभिनंदन कहता हूं। और लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के नाम पे हो गया। दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत है। इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने शेयर किया कि आपका भविष्य इंडिया में बहुत उज्जवल है। जिस सेक्टर में आप एजुकेशन ले रहे हैं, इस सेक्टर इंडिया के लिए डेवलप्ड सेक्टर की ओर आगे बढ़ रहा है। नहीं केवल फॉर्मुलेशन बट एपीआई एंड मेडिकल डिवाइस ऑल्सो। एपीआई और मेडिकल डिवाइस के पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है, और उस वक्त आपका नॉलेज का लाभ, आपकी क्षमता का लाभ दोस्तों भारत को मिलेंगे। आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य के आधार पर दोस्तों नया भारत बनेगा, और नया भारत के निर्माण में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नाइपर हैदराबाद अपने NIF रैंकिंग में 2nd क्रम पर आई है। मैं अपेक्षा करता हूं, हम कभी रुकने वाले लोग तो है नहीं, और मेरी सोच तो कभी छोटी होती ही नहीं है। आपके मंत्री की सोच है, उसको चैलेंज के रूप में आपको लेना है। हम फर्स्ट रैंक पर कैसे आए? हमारे इंस्टीट्यूट को हम फर्स्ट रैंक के लेके जाए, और मैं ही मंत्री होते हुए ही आपको अभिनंदन करने के लिए यही ऑडिटोरियम में आके आपको अभिनंदन दूं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।